ये करी ना तो ये करी जितने भी यहाँ भैया बहन उपस्थित हैं और मंचासीन पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मनोज सर को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और कहीं न कहीं आप सब लोग के लिए बहुत ही एक अहम पल है, बहुत ही एक सौभाग्य की बात है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के डेट में कहीं न कहीं जैसा कि जी बता रहे थे कि एक दीक्षांत समारोह में हम लोग आए हैं। दीक्षांत समारोह क्या होता है? अब तक जो आपने यहाँ पे पढ़ाई की है, कहीं न कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो विदाई समारोह है, ठीक है। तो कभी कभी जैसे कि लड़कियाँ लोग जब घर में शादी के बाद जब विदाई होती है तो देखा जाता है कि घर का हर व्यक्ति रो रहा होता है। हमने भी रोया है, आपने भी रोया है, लेकिन ये एक ऐसा दीक्षांत समारोह है, एक ऐसा विदाई समारोह है जिसमें हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान झलक रही है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। तो अब तक जैसे कि मनोज सर से भी मेरा बहुत पहले का रहा है, बातचीत रही है, बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और लगभग मुझे लगता है कि बहुत वर्षों से मेरा यहाँ पे आना जाना रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जैसे कि सर के सानिध्य में अब तक जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, अब समय आ गया है कि उससे आगे का भी ज्ञान अर्जित करके भविष्य में बहुत सारी परचम लहराने का। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? कभी इस चीज को आप लोगों ने सोचा है? हमारा जन्म सिर्फ भर पेट खा करके सोने के लिए नहीं हुआ है। हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य दिया हुआ है जो भगवान डिसाइड करते हैं। अब कहेंगे कि भगवान कौन होता है? एक भगवान वो है जिनको हम देखते नहीं है, वो हमारे माता पिता है, सब लोग मानते हैं। और दूसरे भगवान कौन है? जिनको हम देखते हैं, वो हमारे माता पिता है। तो दोनों माता पिता, भगवान भी माता पिता है और माता पिता भी भगवान है, ये समझने की जरूरत है। तो एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय है, अनुकरणीय है। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय है, अनुकरणीय है। एक चीज आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, एक टिपिकल सा अर्धज्ञानी प्रवृत्ति के लोग ज्यादातर कह देते हैं कि भाई हिंदू लोग 100 करोड़ देवी देवताओं को पूजता है। आप लोगों ने भी सुना होगा। कभी हम लोग समझे कि 100 करोड़ देवी देवताओं से क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये हमारे धर्म में, ये हमारे ग्रंथ में लिखा है, ये हमारे संस्कार में लिखा है, ये हमारे जन्मदाता ने बताया है, ये हमारे गुरुओं ने बताया है। क्या बताया है? कि हर वो चीज हमारे लिए पूजनीय है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी हमारे लिए पूजनीय है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है वो भी हमारे लिए पूजनीय है, जिन्होंने हमें कलम पकड़ना सिखाया है वो भी हमारे लिए पूजनीय है, जिन्होंने हमें अन्न दिया है वो भी हमारे लिए पूजनीय है। जिस स्रोत से हमें जल ग्रहण होता है, जिस स्रोत से हमें सांसें मिलती है, वो सबके सब हमारे लिए पूजनीय है। अब एक बात बताइए, जिस चीज से हम जीवित हैं, अब जैसे एक पेड़ पौधा जिसको आप मामूली समझते हैं, एक पेड़ पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हानिकारक जो गैस होता है वो इनहेल करता है और आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद ऑक्सीजन डिलीवर करता है। कहने का मतलब जैसे कि भगवान शिव, आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या किया था, जहर को निगल लिया था, अब बदले में अमृत उत्सर्जित हुई थी ना। तो उसी हिसाब से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, जिसको हम सांस लेते हैं। फर्ज कीजिए कोई भी पेड़ पौधा या जितने भी सारे पेड़ पौधा है वो ये समझ ले कि नहीं, पब्लिक लोग तो हमारी वैल्यू करते नहीं है, चलो हम आज से कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर देते हैं या ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं। तब क्या स्थिति होगी? हम लोग कितने दिन जी पाएंगे? कितने देर जी पाएंगे? क्या लगता है? 2 मिनट, 5 मिनट? सांसें हमारी रुक गई तो क्या होगा? कितने देर जी पाएंगे? सूर्य जो रोशनी देती है, एक निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से रोशनी देती है, जिससे हर जगह जो है सो रोशनी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है।
अगर सूरज अपना रोशनी देना बंद कर दे तब क्या होगा? ना फसल लगेगी, ना हम जी पाएंगे, नहीं कुछ भी चीजें, काफी जो प्रकृति तौर पे जो चीजें डेवलप हुई है वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा एक नैतिक दायित्व है, ये कहने का तात्पर्य ये था कि हमारा जन्म 84 लाख योनि, एक एक जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, पेड़ पौधे हैं, या हर तरीके से पार करके अगर हमारा मनुष्य जीवन में जन्म हुआ है तो 84 लाख योनि को पार करके हम आए हैं। बहुत सारे किताबों में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या गांव में दादी के द्वारा, दादाजी के द्वारा ये चीज सुना होगा, किसी ग्रंथ में कहीं पर भी जो है तो किसी कथा सम्मेलन में आपने सुना होगा कि 84 लाख योनि पार करने के बाद में मनुष्य जीवन का हमें क्या मिला है? जन्म हुआ है। तो उस जन्म में हमारे लिए कुछ न कुछ एक अहम कार्य निहित है। अब वो अहम कार्य क्या होता है ये समझने की चीज है। इसमें हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? क्या हमारा कुछ लक्ष्य है? हमारा कुछ लक्ष्य है? हम क्या कर सकते हैं? आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। महिला और पुरुष किसी भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया काट ली जाए या टूट जाए तब क्या स्थिति होगी? आपके गांव घर में कोई ना कोई चार चक्का तो होगा, टायर बैल तो होगा। एक चक्का अगर टूट जाए, पंचर हो जाए तब क्या स्थिति होगी? सिर्फ पंचर हो जाए, खाली हवा निकल जाए, ज्यादा कुछ नहीं हो, चक्का लगाओ सिर्फ हवा निकल जाए तब क्या स्थिति होगी? चल नहीं सकेगा। तो उसी तरीके से जिंदगी भी हमारी एक गाड़ी है और उसमें महिला और पुरुष दोनों जो है क्या है? उसके दो पहिए हैं। तो दोनों पहियों का भी उतना ही संतुलन होना अनिवार्य है, ठीक है। जिस तरीके से पुरुषों का जरूरत है हर क्षेत्र में, महिलाओं का भी जरूरत है हर क्षेत्र में। आपको यकीन नहीं होगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का नाम सुने हैं? एस्ट्रोनॉट्स का नाम सुने हैं? जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं, जो हमें ये बताते हैं समय पर कि कब बारिश होने वाली है, कब मौसम खराब होने वाली है, कितने दिनों के लिए होने वाली है, वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। आज के डेट में गर्ल्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जा रही है, आज के डेट में गर्ल्स जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जा रही है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जा रहे हैं, फार्मा सेक्टर में जा रहे हैं, नर्सिंग सेक्टर में जा रहे हैं, पायलट हमारे यहाँ जा रहे हैं। आज के डेट में गर्ल्स प्लेन उड़ा रही है, फाइटर प्लेन तक उड़ा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एस्टिमेट करने का जरूरत नहीं है। बहुत लोगों के माता पिता अगर ये सोचते हैं कि हम अपनी बच्चियों को बाहर कैसे भेजें, उनका समझना जायज है। उन्होंने आपको पिछले 20 साल से, 22 साल से या 15 साल से अपने एक गले से लगा करके, हमेशा आपको अपने कलेजे से लगा करके पाला है। वो अपना बहुत सारे त्याग करके, जब उनको लगता होगा कि हम एक पैजामा खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, उन्होंने नहीं खरीदा होगा, लेकिन आपकी डिमांड की हुई चीजों को उन्होंने लाया है। तो हर तरीके से आपको उन्होंने सराहा है, समझा है, बताया है। अब इसके लिए उनका भी कहीं ना कहीं आपके प्रति एक स्नेह है। उस स्नेह को एक कर्ज ही तो है। क्या लगता है आपको? माता पिता का कर्ज नहीं है हमारे ऊपर? वो तो एक ऐसा कर्ज है जो हम कभी सधा नहीं सकते, लेकिन कम से कम कुछ उसमें 2-4 बूंद जो ही संभव है वो तो डाल सकते हैं। समुद्र से अगर हम कुछ निकालें या कुछ डालें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, उससे एक अपनी आत्म शांति मिलती है। और जहां फर्क पड़ना है पड़ता है। फर्ज कीजिए आप एक अच्छा शिक्षक बन जाती है, एक अच्छे प्रोफेसर बन जाती है, एक अच्छा डॉक्टर बन जाती है, ठीक है। जहां कहीं भी आप जाती है, आपके गांव समाज के लोग जाएंगे, अगर उस आपके क्लिनिक में आपका चेहरा देख करके उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि देखो ये बच्चियां हमारे गांव की है, हमारा इलाज अब सही होगा। आता है ना? फर्ज कीजिए जो आपकी कोई बुआ लगती होगी, आपकी कोई चाची लगती होगी, अगर उनको लगेगा कि नहीं डॉक्टर के पास हम आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपको क्या बनना है। व्हाइट कोट पहनना है, व्हाइट कोट मीन्स डॉक्टर लोग व्हाइट कोट पहनते हैं ना, या ब्लैक कोट पहनना है, ब्लैक कोट मीन्स वकील, या खाकी कोट पहनना है, खाकी कोट मीन्स पुलिस वाले, वो भी बन सकते हैं। यू कैन गो एनीवेयर, हर जगह। दूसरा चीज,
सरकार भी चाहती है कि आप जगह पे पहुंचे, सरकार भी चाहती है कि आप कुछ करें, सरकार भी चाहती है कि आपके द्वारा आपके पास आपके लिए जो निहित किया हुआ जिम्मेदारी है उसको आप सही से निभाएं। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि कम समय में कम उम्र में शादी ब्याह करके जो है सो एक घर बसा ले, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियों का वहीं पे सर्वनाश हो जाता है ना। बाल विवाह पे पूर्ण रूप से रोक होनी चाहिए और ये अंदर से आवाज आनी चाहिए, न कि गार्जियन लोगों को। हम गार्जियन अभिभावकों से भी विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कभी भी बच्चों को अंडर एस्टिमेट न करें। आपने जो चीजें अपने लाइफ में नहीं की है, कभी ये मत सोचिए कि वो चीज आपका बच्चा करेगा, लेकिन जो बच्चा करना चाहता है, जिस दिशा में जाना चाहता है, उसके निर्णय लेने में मदद होनी चाहिए। समझ रहे बात को? अब एक चीज हम बताते हैं, इस पर एक छोटा सा हम कहानी आपको बताएंगे। एक कोलकाता के जूता का व्यवसायी थे, ठीक है, जो जा रहे थे मुंबई। कहाँ जा रहे थे? मुंबई। ट्रेन से जा रहे थे। उस समय प्लेन की व्यवस्था नहीं थी, बहुत पुरानी कहानी है। तो ट्रेन से जा रहे थे और उनके जेब में एक हीरे का पोटली था। क्या था? हीरे का पोटली था, ठीक है। और बगल में एक मंचला लड़का बैठा हुआ था जिसकी नजर उस हीरे की पोटली पे थी। तो वो ये फिराक में था कि कैसे ये पोटली हमारे पास आ जाए। रात में वो सो गए, सोने का इंतजार कर रहा था कि सो जाएंगे तब इनके जेब से मैं निकालूंगा और भाग जाऊंगा, ठीक है। रात में वो क्या किए, सो गए, इन्हें कुछ नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डे सुबह हुआ, तब भी वो देखा तो उसके पास कुछ नहीं था। फिर नेक्स्ट 2 नाइट की, कोलकाता से मुंबई की 2 रात की जर्नी होती है। नेक्स्ट रात फिर वही देखे, फिर भी उसे नहीं मिला। सुबह सुबह जो है तो वो चोर बोला कि अरे गुरुदेव, मेरा दादा चोर, मेरा बाबूजी चोर, मैं भी अव्वल द ग्रेड का चोर हूँ, लेकिन आपने वो हीरे की पोटली छुपाई कहाँ थी जो हमें नहीं मिली? क्योंकि वो करता क्या था, जब सोने की बारी होती थी उस समय वो जगा होता था, ठीक है। और खुद वो जग कर, जब भी वो अपने सोता कब था, जब वो जग रहे होते थे कि ऐसे तो अपना रखा हुआ है, जब ये सो जाएंगे तो हम गायब करेंगे। तब उन्होंने कहा कि ये इंसानी फितरत होती है कि हम हमेशा दूसरे की कमी निकालते हैं, दूसरे की ताकाझाकी करते हैं, अपना जेब नहीं देखते हैं। तो जब भी मैं सो रहा था तो सोने से पहले तुम्हारे जेब में हीरे की पोटली डाल देता था जो तुमने कभी चेक नहीं किया, और सुबह तुमसे पहले उठ करके तुम्हारे जेब से निकाल लेता था। तो अगर वो व्यक्ति अपना जेब देख लिया होता तो वह हीरे का धनवान हो जाता। समझ रहे हैं? तो ये सोच से ही फर्क है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले अपने अंदर की जो कमी है उसको सुधारिए। अगर उसको आप सुधार पाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता दिलाने से रोक नहीं सकती है। नौकरियां, डिग्री, ये सब आम बात है, ये सब सीढ़ी है। हम जानते हैं कि नौकरी तो आप ले ही लेंगे, 25-50 हजार की नौकरी आपको लग ही जाएंगी, शादी आपके हो ही जाएंगे, लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? सरोजनी नायडू ने कुछ अलग किया था, मीरा कुमार ने कुछ अलग किया था, इंदिरा गांधी ने कुछ अलग किया था, सुनीता विलियम ने कुछ अलग किया था। तभी तो उनके नाम इतिहास में लिखे जाते हैं, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल ने कुछ अलग किया था ना, तभी उनके नाम लिखे जाते हैं। तो कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, फार्मा सेक्टर में जाओ, नर्सिंग सेक्टर में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ ना कुछ परचम लहराना जरूरी है। होना ये चाहिए कि आपके गांव का हर एक व्यक्ति आपके लिए सम्मान से बोले, ये बोले कि फलाने जो है तो हमारे ही गांव के, या मैं उन्हीं के गांव का रहने वाला हूँ, बोलते हैं ना। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का जरूरत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा लक्ष्य का निर्धारण होना जरूरी है। लक्ष्य निर्धारण होता है तो बहुत सारी चीजें सही हो सकती है। आप अपने जीवन में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने अंदर की आवाज को समझना जरूरी है। एक और चीज, आप लोगों के घर पे शादी हुई होंगी, अभी किसी न किसी की शादी हुई है रिसेंट में, 2-3 महीनों के अंदर। किनके घर पे शादी हुई है?
किसी के घर में शादी नहीं हुई है? अरे गांव में किन्हीं की शादी हुई होगी जिससे भोज खाने गए होंगे? लगभग 1000 लोग आए होंगे। खाना बनाने के लिए हलवाई बनाया होगा, ठीक है। दूसरा छोड़ो, सर जी ने यहाँ पे जो नीचे बनवाया है हलवाई लगाया हुआ है, तुम लोगों से किसी ने क्यों नहीं बनाया? हमें बोल देते मैं फ्री में बना देता। क्यों? पॉसिबल है पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर हमें खाना बनाना है तो हमें एक अच्छे हलवाई की जरूरत है। हमें अगर हेयर कटिंग लेना है तो क्या हम उसी के पास जाएंगे? हमें अगर जूता पॉलिश कराना है तो क्या हम MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे? हमें अगर ब्यूटी पार्लर जाना है तो क्या हम जो है किसी ठेले वाले के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी काम का एक निर्धारित किया हुआ जगह है। हर एक किसी काम के लिए अलग अलग लोग बने हैं। हमें अगर खाना बनाना है तो एक अच्छे कुक की जरूरत है, जहाँ पर हम अच्छे जो है तो होटलर वाले को चाहिए होगा, जैसे BHMCT होता है। हमें अगर हेयर कटिंग करना है तो हेयर कटिंग के लिए चाहिए। अगर हमें एक न्यूज एंकर्स जो होते हैं उसका भी अलग अलग प्रोफाइल होता है। अगर जिस तरीके से टेक्निकल सेक्टर में जाने के लिए टेक्निकल जो काम आता है, जैसे आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है या इस तरीके की कोई समस्या आती है, तो उसके लिए कहाँ जाना होगा? हमें किसी न किसी टेक्निकल पर्सन के पास जाना होता है। जाते हैं ना? जाते हैं ना? क्या मैं बोर कर रहा हूँ? बोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाते हैं, हर एक जगह पे एक एक अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। एक और चीज, आपने एक चीज सुना होगा कि जैसे बिहार में बेरोजगारी बहुत है, सुना है ना? बिहार में बेरोजगारी बहुत है। आपस में बात मत करिए प्लीज। बिहार में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी क्यों है? बिहार में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी क्यों है? यकीन मानिए बिहार में बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि रोजगार के लायक ही लोग नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है। आज घर पे जाकर के सोने से पहले मेरे बात को मंथन करना, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। पूछिए कैसे? हम हलवाई की जगह मुंशी को बुला लेते हैं, मुंशी की जगह जो है तो हम कारपेंटर को बुला लेते हैं, ठीक है। और हमें केस काटने के लिए क्या चाहिए? नाई चाहिए, तो उसकी जगह जो है तो हम कारपेंटर को बुलाएंगे तो आड़ी से जाएगा नहीं। यही तो है। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को BSc एग्रीकल्चर वाले चाहिए, नर्सिंग सेक्टर को BSc नर्सिंग वाले चाहिए, फार्मा सेक्टर को B फार्मा वाले चाहिए, टेक्निकल सेक्टर को BTech होल्डर चाहिए। कैंडिडेट क्या प्रोड्यूस होते हैं? BA की क्या एक्सपोर्टाइजेशन है? BA किस चीज में निपुणता हासिल किया है? किया है? नहीं किया है ना? तो मेरा कहना ये है कि जैसे बोलते हैं ना विभागाध्यक्ष, आप कॉलेज वगैरह में जाते होंगे, इंटरमीडिएट के पीरियड में भी जहाँ कहीं भी, जैसे कि बोलते हैं साइंस की फैकल्टी, सर ने साइंस के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है आप लोगों को। अब साइंस में जो चीज फिजिक्स वाले होते हैं, फिजिक्स का सब्जेक्ट आप हिंदी वाले से पूछेंगे तो मैडम क्या बोलेंगी? वे पोएम सुना करके आपको आ जाएंगे, ठीक है। या अगर किसी फिजिक्स वाले सर से आप पूछेंगे कि हमें व्याकरण के बारे में अगर कुछ पूछेंगे तो हो सकता है कि वो आपको अल्फा बीटा गामा समझा करके आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी का एक निहित किया हुआ है, तो उस हिसाब से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना है। आपको भी अपने लाइफ में पहले ये निर्धारित कीजिए कि हमें करना क्या है, फिर उस हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी सेगमेंट में जा सकते हैं और उसमें आपको जो है तो हर तरीके से मदद की जाएगी। हम और हमारी संस्था जो है तो बिल्कुल इस तरीके से बहुत पिछले 13 वर्षों से इस पे कार्यरत है और काम कर रही है। पैसे की चिंता नहीं करना है, अगर आप कर सकते हैं तो पैसे की चिंता नहीं करना है, समझ रहे हैं। किनको किनको पैसे का दिक्कत है घर पे? रेज जो है, किनको किनको पैसे का दिक्कत है घर पे? हाथ उठाइए। किनको किनको पैसे का दिक्कत है घर पे? ओके। अगर सचमुच पैसे का दिक्कत है, अगर सचमुच पैसे का दिक्कत है, और कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे कभी
लोग ये चाहते हैं कि अब हमारे घर पे पैसे का दिक्कत नहीं है? कितने लोग हाथ उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हाथ उठाने से क्या होता है कि हमें ये समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं? तो कितने लोगों को ये लगता है कि आपके बच्चे को पैसे की दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब एक चीज बताते हैं, अभी किसी का हाथ मिला तो घर बना है? घर बना है किसी का? सब्जी का बना है ना? ये जिसका हम लोग घर नया बना है, इसलिए राजमिस्त्री आया होगा। राजमिस्त्री कितना पैसा लेता है एक दिन का? राजमिस्त्री एक दिन का कितना पैसा लेता है? 500 रुपये लेता है। 500 रुपये जो लेता है, आपको मालूम है, 500 रुपये लेकर के लगभग 500 ईटा जो होता है दिन भर। आपको भी कहा जाए कि हम 10 रुपये देते हैं, आप 10 ईटा यहाँ से उठा करके वहाँ रख दो, आप रखोगे? गाँव में कोई भी बोलेगा तो? यहाँ पे सभी लोगों की बात नहीं, गाँव में कोई भी ABCD बोले कि ये 10 ईटा है, हम 10 रुपये देते हैं, तुम ले जाके वहाँ पे रख दो, रखोगे? लेकिन एक राजमिस्त्री 500 रुपये लेकर के दिन भर में आपके लिए 500 ईटा सही जगह पे इंची टेप लगा के नाप करके जोड़ता है, सीधी दीवार खींचता है। अब फिर भी उसको सामने हम पता है क्या बोलते हैं? अरे ये लोग तो लुटता है, 500 रुपये लेता है, बोलते हैं ना, जबकि बेचारा कितना मेहनत करता है। वही एक इंजीनियर आता है, 1 घंटे में आपके घर का डायग्राम बना के जाता है, 15,000 रुपये लेके जाता है 1 घंटे में। जबकि राजमिस्त्री को 15,000 कमाने के लिए 30 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। तो क्या वो लूटा? लूटा वो भी नहीं। जिस दिन हम घर पे शादी मनाने गए थे, जिस दिन हम घर पे किसी के मुंडन में गए थे, जिस दिन हम घर पे किसी न किसी के बर्थडे में जा रहे थे सेलिब्रेट करने या बाहर घूम रहे थे, उस दिन वह इंजीनियरिंग का 4 साल की पढ़ाई कर रहा था, सारी छुट्टियां खत्म करके। तो ये समझने की बात है, कहीं ना कहीं जो आप मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं जो आपका जो योगदान होगा, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़, क्योंकि हमारे पास में नेक्स्ट शेड्यूल है, कहीं जाना है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। भगवान ने आपको 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है ना, दिमाग भी दिया है, उसको चला दो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का सिर्फ 0.7% इस्तेमाल किया था, तो हम लोग कितना करते होंगे भाई? एक थोड़ा सा भी नहीं, सुई के नोक के बराबर नहीं करते, तो कर लेना चाहिए, बाद में कुछ काम नहीं आएगा। अगर आप इतिहास रखेंगे तो आपको सीतामढ़ी झालसी का नाम भी बहुत जो है सो डेवलप होगा, आपके इस पंचायत का नाम बहुत डेवलप होगा, ठीक है? अब सीतामढ़ी में डेवलप कैसे हो सकते हैं, एक चीज बताते हैं छोटा सा। एक न्यूज आया है कि माता सीता की विश्व स्तरीय प्रतिमा बनने जा रही है, आप लोगों ने सुना होगा। एक न्यूज ये भी आया है कि रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन डेवलप किया जा रहा है। विश्व स्तरीय का मतलब आप समझते हैं? VIP लेवल का, मतलब दिल्ली मुंबई से ज्यादा बड़ा डेवलप होगा, नेपाल कनेक्टेड होंगे। तो जब इतने बड़े रेलवे स्टेशन होंगे तो खाली भवन बन के रेडी होंगे नहीं, हर 10 मिनट में ट्रेन खुलेगी यहाँ से और पूरे ऑल ओवर इंडिया को कनेक्ट किए जाएंगे। समझ रहे हैं? जब पूरे ऑल ओवर इंडिया को ट्रेन से कनेक्ट किए जाएंगे तो सिर्फ ट्रेन ही जाएंगे कि पब्लिक भी आएंगे जाएंगे? पब्लिक भी आएंगे जाएंगे। गोरखपुर से 6 लेन का सीतामढ़ी में 4 लेन किधर कितने को मालूम है? हाँ तो ये 4 लेन किधर है? 4 लेन कहाँ पे है? आसपास में 4 लेन है ना कहीं? वो 4 लेन नहीं, 2 लेन है। 2 लाइन है जी, बता। 2 लेन है, अब तक आप लोग अंधेरे में हो, 4 लेन नहीं 2 लेन है जी। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, कागजी तौर पे भी वो 2 लेन है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको 4 लेन बताते हैं। क्यों भैया? जो बात है सही बोलो ना, वो 2 लेन है, 4 लेन का मतलब उसका 2 गुना। और 6 लेन पास हो चुका है केंद्र सरकार की तरफ से, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी सीतामढ़ी हो 6 लेन रोड बनने जा रही है। हल्दीराम के शोरूम आ चुके हैं, तनिष्क का शोरूम आ चुका है, लैक्मे की शोरूम आने वाली है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली है। कहने का मतलब ये
बताने का तात्पर्य ये है कि अगले 7 से 8 सालों में सीतामढ़ी बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल में परिणत होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? तीर्थ स्थल में। हम कैसे बाबा धाम